नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और सबसे पहले बात ईटी नाउ स्वदेश के सुपर एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू की। देश में बैंकिंग सेक्टर की दशा और दिशा पर बैंकिंग सेक्टर के महारथी केवी कामत का इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। अगर आप हमें समझा सकें, आपके पास 5 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को आपने डेवलप होते देखा है। इस समय आप जो ग्लोबल कंसर्न्स आ रही हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन को, उसके कंपैरिजन में इंडिया को कहाँ देखते हैं? मुझको देश के बारे में डर नहीं है। ओके। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उनका खुद का प्रॉब्लम है। यूरोप में प्रॉब्लम है, यूरोप में एक सिचुएशन है। यूएस का प्रॉब्लम है, काफ़ी तक यूरोप का प्रॉब्लम वहाँ पहुँचा है। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी देश ने जैसा करेक्शन करने का था इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन को टू कर्ब, उसको नहीं किया है। उसका फल अभी को भोगना पड़ता है उसको। वी आर फीलिंग द आउटकम ऑफ इट। हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं था। अभी आज का सिचुएशन में चाइना का सिचुएशन भी थोड़ा टफ है, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी जो उन्होंने सोचा था हो इतना जल्दी नहीं हो रहा है। हम लोग इंसुलेटेड इसमें से, और हमारा इंटरेस्ट रेट सेटिंग परफेक्ट था फॉर द 2 years। लिक्विडिटी जो दिया है मार्केट प्लेस में परफेक्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, जहाँ गारंटीज रहता है वहाँ गारंटीज, लोन एक्सटेंशन के लिए बीइंग अलाइव टू दैट, अलाइन टू दैट। सो रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट टुगेदर उन्होंने काफ़ी हद तक इसको संभाला, एंड वी उसका फल देख रहे हैं। सो मुझको अपना ग्रोथ के कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। जो भी नंबर रिजर्व बैंक में डाला है, बोला है, वो ग्रोथ मेरे हिसाब से हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि हमारा ग्रोथ को एक 25% ऐड करने का है। वो जो मैं बोलता हूँ डिजिटल इंडिया से आएगा, उसको ज़रा एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ आएगा। जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नॉट टॉकिंग ऑफ उनका लिस्टिंग वैल्यू, नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ अंडरलाइंग उसका वैल्यू टू कॉमन मैन, यू, मी एंड एवरीबडी हियर एंड डाउन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो डिजिटल इंडिया लाएगा, मेरे हिसाब से 25% इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल जीडीपी पे। तो जो भी नंबर है, मेरा मन में मैं एक 25% ऐड करता हूँ, ऐड कर देते हैं आप कि ये है इंडिया और ये है अपना अपॉर्चुनिटी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बात की। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए देखा। स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, आए दिन इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ का जो काम हो रहा है, रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, पॉलिसी रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, उसको आप कैसे रेट करते हैं? मेरा एक्चुअल रेटिंग काफ़ी हाई है। एक करेक्शन करने का तो उन्होंने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 8-10 साल से जो चैलेंजेस थे वो अभी रिजॉल्व हो गए हैं। बट आज भी प्राइवेट सेक्टर का जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा है, एंड सरकार वो मोमेंटम दे रहा है। एंड 3-4 एरियाज है जहाँ हम मोमेंटम देख सकते हैं, विच आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, लेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा ही होना है, बिकॉज वहाँ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जो है वो उसको आगे से ही वी कैन कवर। सरकार जब करता है, उसके बाद उसको आप इन्विट करके या कोई भी स्ट्रक्चर पे मार्केट को लाइए, एंड दैट विल प्रोवाइड द बेस लेवल ऑफ मोमेंटम फॉर ग्रोथ। बाकी का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का यू नो देयर फुल भागीदारी है, एंड मोमेंटम विल बी देयर। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का रोल जो है, they are bringing it itself to me is the biggest policy reform, because that provides momentum. बाकी का जो है जहाँ इंडस्ट्री बोलता है कि ease of doing business है, सरकार सुन रहा है, and that is being done. More than that, I don't think anything is required really in terms of our going forward. इस समय आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग और लोन्स है, क्वालिटी ऑफ रिकवरीज और एसेट क्वालिटी फेयर्स, कभी किसी एक ग्रुप पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन भी उठता रहता है दिन कि क्या फ्रजाइल है। देखिए कि इंडियन बैंक्स जो हैं, मेरा 50 वर्ष का इतना स्ट्रांग मैंने नहीं देखा है, एंड दे आर क्लीन। एंड उसको सिंपल एक टेस्ट लगा सकते हैं आप कि प्रोविजन रेशियो क्या हो रहा है लास्ट 2 बरस में, क्या हो रहा है। इट्स बिकमिंग वर्चुअली एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजंस जो करते थे फॉर बैड एसेट्स ऑफ बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है। साइड बाय साइड मैंने ये देखा है कि अप्रेजल स्टैंडर्ड्स जो हैं 10 बरस 12 बरस से अभी कंपेयर किया तो कंप्लीटली स्ट्रेंथन अप्रेजल सिस्टम्स।
बिकॉज 10 बरस पहले वी लर्न सर्टन थिंग्स, रिस्क कहाँ से आ सकता है, जी सर्टन थिंग्स दैट यू टुक फॉर ग्रांटेड, लैंड एलोकेशन लीजिए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन लीजिए, कोल एलोकेशन लीजिए, रिस्क आ सकते हैं, उसको सोचा नहीं था, अभी वो सब सोच के उसको रिकॉर्ड करके कर रहे हैं, तो मुझको कोई डर नहीं है कि सिस्टम मजबूत है ना, बिल्कुल मजबूत है। टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है, जब आपका टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है, इट परकुलेट्स डाउन नीचे आता है। because they are the buyers for the SMEs in a long way. So it's like a pyramid of strength being built. So मुझको डर नहीं है। एक आखिरी सवाल, हमने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखी है, 11.5 डीमैट अकाउंट्स, 4 करोड़ इंडिविजुअल फोलियो, उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल है हैंड होल्डिंग में। आप इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं नेक्स्ट 3-4 साल, और इसमें आपको स्ट्रक्चरल दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल? बिल्कुल स्ट्रक्चरल है। इट गोज फ्रॉम अपना देश में लैंड ओनरशिप और गोल्ड ओनरशिप से, बैंक डिपॉजिट से, अभी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी जो है मेरे हिसाब से 2 इंसेंटिवाइजेशंस हैं। एक तो certain products, debt products में you get a higher return than bank deposits, and easily approachable to the marketplace through the instruments that you suggested, indicated. Second is equity में भी अभी भरोसा आ गया है, because with the 500 clean corporates, yeah, market will go up and down, but the corporate strength will remain. So people are investing, and उसमें मेरे हिसाब से the fastest growth is coming there, and people who are accredited advisors like area members will do a great service lay public को, कि as their options shift from just bank deposits and gold and other things to newer things, to advise people appropriately. Great. Mr. Kamath, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you so much for answering all our queries. और इस मेगा इंटरव्यू के बाद अब बात आज बाजार में हुए एक्शन की। बाजार लगातार छठे कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 130 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स गिरावट में नजर आए। हिंडाल्को और अडानी इंटरप्राइजेज में सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा। निफ्टी मिड कैप लगातार चौथे दिन और स्मॉल कैप लगातार छठे दिन लाल निशान में बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब 3% की गिरावट पर बंद हुआ। दिन भर और पूरे हफ्ते बाजार में कैसी हलचल रही और क्या हफ्ते के लिए ट्रिगर्स रहेंगे, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल प्रेशर में बाजार है और आने वाले कुछ दिन जो है वो दबाव भरे हो सकते हैं। और चुनौतियों से भरे माहौल में कैसी है इकोनॉमी की स्थिति, साथ ही बाजार में कहां बनते दिख रहे हैं निवेश के नए मौके, इस पर मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। 2 अलग-अलग मुद्दे हैं। पहले आते हैं ब्रॉडर कंजम्पशन पीस का जो पिक्चर है। काफी मैं अखबार में पढ़ रहा था उस दिन कि क्यूएसआर कंपनीज की अर्निंग्स कमजोर आई है, फिर कहीं और पढ़ रहा था कि ऑनलाइन कंजम्पशन इंडिया में वीकन हो गया है, राइट। बट एज आई सेड, मेरे को इसमें कोई इस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में दम नहीं लगता, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा शांति लगा के सोचें, डेल्टा वेव आया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2021। डेल्टा वेव के दौरान जाहिर है लोगों ने खर्चा कम किया, वो जो खर्चा था वो पुश फॉरवर्ड हो गया, एंड देयरफॉर the quarter ending December 2021 आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गया, क्योंकि खर्चा पुश फॉरवर्ड हो गया डेल्टा के महीनों से। क्वार्टर एंडिंग December 21 आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गया, तो जाहिर है अगर वो वाला क्वार्टर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड था तो क्वार्टर एंडिंग December 2022 ऑप्टिकली कमजोर लगेगा, राइट। जीडीपी ग्रोथ भी लोग बोल रहे हैं 5% आएगा। मेरे को चिंताजनक चीज नहीं लगती, क्योंकि अगर एक प्रीसीडिंग ईयर का क्वार्टर आर्टिफिशियली जूस्ड अप है तो वाई नंबर कमजोर लगेगा, बट उससे उसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कंज्यूमर ने अपना खर्चा तोड़ दिया है। कोई भी अगर रैशनल आंकड़े से देखे, कंजम्पशन इंडिया में अच्छी भाग रही है। अब आते हैं स्पेसिफिक, एक मुद्दा है जो लोअर इनकम श्रेणी है इंडिया में, जो लोग साल में 2 लाख से कम कमाते हैं, उनकी बहुत बुरी पिटाई हुई है लास्ट 2-3 साल में। फॉर्मलाइजेशन का तो दौर चल ही रहा था, जीएसटी की वजह से छोटे छोटे ब्लैक मनी कंपनीज बंद हो रहे हैं, उससे कम कमाई वाले लोगों का नुकसान हो रहा था। उसके बाद कोविड के दोनों लहरों ने कम इनकम वाले लोगों को खूब पीटा। अब इससे क्या हो रहा है कि एफएमसीजी कंपनीज की बिक्री देखें या दवाई की बिक्री देखें या रिलैक्सो के चप्पल की बिक्री देखें,
ये सारे चीजें टूट गए हैं एंड वो एक अलग सा एक चिंताजनक सिचुएशन है। मेरे ख्याल से सरकार कुछ करेगी इस मुद्दे पे अगले 12-15 महीने में, जैसे इलेक्शन पास आते हैं। ऑलरेडी सरकार ने घोषणा की 2 महीने पहले कि खाना फ्री दिया जाएगा इस वर्ग को खाना फूड ग्रेन्स फ्री दिए जाएंगे और नियरली फ्री दिए जाएंगे। वो अच्छा मूव है मेरे ख्याल से। वो एक सेपरेट मुद्दा है कि जो गरीब लोग हैं 2 लाख से कम कमाते हैं साल में, उनकी खूब पिटाई हुई है और उनका कंजम्पशन बिल्कुल टूटा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल, आपने टाटा एलेक्सी का जिक्र किया, मैंने देखा वो एक नया नाम है आपने जो ऐड किया है अपने राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो में। मैं समझना चाहता हूं कि कंपनी में क्या चीज़ आपको प्रॉमिसिंग दिख रही है जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया होगा। हाँ जी, देखिए इनकी जो बखूबी रही है काफी सालों से, ये गाड़ी के डिजाइन में इनका बहुत रेपुटेशन स्ट्रांग है। जनरली दिस इज इंजीनियरिंग R&D में टाटा एलेक्सी स्पेसिफिकली डिजाइन ओरिएंटेड कंपनी है। डिजाइन में इसकी स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग डिजाइन में। नाउ टिल 4-5 साल पहले, जब तक इलेक्ट्रिक कार आई नहीं थी, गाड़ी का डिजाइन होता था मानिए दशक में एक बार गाड़ी डिजाइन होती थी, फिर वो गाड़ी 10 साल चलती थी, 10 साल बाद नया मॉडल आता था या गाड़ी का रिवैम्प किया जाता था। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने की वजह से गाड़ी का पूरा जो इंडस्ट्री है काफी हद तक फोन की तरह बन गया, आईफोन की तरह बन गया। जैसे आईफोन का सॉफ्टवेयर या किसी फोन का सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड भी हर 6 महीने सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का सॉफ्टवेयर का नया अपग्रेड आता है। मानिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव की जाती है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव की जाती है। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साइकिल से टाटा एलेक्सी का काम बढ़ गया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आईफोन का नया मॉडल हर साल आता है, इलेक्ट्रिक कार की मॉडल भी हर 16-18 महीने में नई मॉडल आ जाती है। पुराने जमाने में नए मॉडल आते आते 5-10 साल लग जाते थे। अब ईवी के जमाने में मॉडल अपग्रेड साइकिल और उसकी रफ्तार पिकअप हो चुकी है। और इन दोनों चीजों से टाटा एलेक्सी का एड्रेसेबल मार्केट हमारे ख्याल से काफी बड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मैं गाड़ी का विवरण दे रहा हूँ, जिस प्रकार से गाड़ी की इंडस्ट्री बदल गई है, उसका इंजीनियरिंग डिजाइन साइकिल और रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस का इंडस्ट्री बदल गया है। उसी प्रकार से जो आप OTT प्रोग्राम्स के स्क्रीन देखते हैं, उनका भी पीछे का जो सॉफ्टवेयर है उसी रफ्तार से बदलता रहता है। ये जो पूरा इंडस्ट्री है जहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस साइकिल हर 6 महीने, हर 12 महीने चेंज किया जाता है बाय राइटिंग न्यू सॉफ्टवेयर, उसमें हमारे इंडियन कंपनीज की अहमियत बढ़ गई है। टाटा एलेक्सी स्पेसिफिकली इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, EVs, मेडिकल इक्विपमेंट, उसकी स्किल सेट स्ट्रांग है और इसलिए हमने इस कंपनी में निवेश किया। शेयर्स ने लास्ट 1 साल कुछ रिटर्न खास दिया नहीं है, बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उससे हम ज्यादा कुछ चिंतित नहीं होते। हम फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, कंपनी के डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज पे फोकस करते हैं और उसी पैमाने से हमने उसी बेसिस पे निवेश किया। हमारी जो ग्लोबल टीम है, जो US के और यूरोप के स्टॉक्स में निवेश करती है, उससे भी काफी इंटेलिजेंस मिली कि क्यों टाटा एलेक्सी एक शानदार स्टॉक पिक हो सकती है मार्शल के क्लाइंट्स के लिए। बढ़ते आगे, ABB ने नासिक में नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर ABB के कंट्री हेड और MD संजीव शर्मा से हमारे सहयोगी अनुराग ने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग, विस्तार और ऑर्डर बुक को लेकर खास बातचीत की। आज आपने एक नया प्लांट खोला है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हमें इसके वजह से आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि आपकी जो गैस इंसुलेशन स्विच केयर की कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। आप बताइए कुछ इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ET नाउ का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग, आपका भी, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ जुड़े। आज हम यहाँ पर प्लांट को इनागुरेट कर रहे हैं। नासिक एक जगह है जहाँ पे हम यहाँ पे बहुत समय से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। करीब 45 साल पहले हमने पहला प्लांट लगाया था, दूसरा प्लांट हमने खोला था 2018 में और तीसरा प्लांट अब खोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम काफ़ी जल्दी से यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये जैसे इंडिया में डिमांड है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी। तो इसी का कारण है जो सा है कि हमने ये गैस इंसुलेटेड स्विच गियर की फैक्ट्री का एक्सपेंशन किया है एंड ऑल्सो काफ़ी लोकलाइजेशन किया है, सो दैट मेक इन इंडिया का जो सा हमारा संदर्भ है उसके हिसाब से हम अपनी सप्लाई चेन को और गहरा कर रहे हैं। हाँ, सुनने में ये भी आया है कि ABB इंडिया के बड़े कैपेक्स प्लान हैं
और आपने अपने जो गोल्स हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के साथ अलाइन करने का भी फैसला लिया है। तो ये कैपेक्स पे ये बड़े प्लान्स क्या हैं? सो देखिए, हम इंडिया में पिछले 70 प्लस ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हम एक तरह से डोमेस्टिक मल्टीनेशनल हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी 27 प्लांट हैं, वो करीब हमारे 5 लोकेशंस में है। महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, कर्नाटका में है और गुजरात में है। और हमारी सारी मैन पावर जो सी है ग्लोबल प्लांट्स में ट्रेंड है, सारी इंडियन मैन पावर है पूरी तरह से। और उसी के हिसाब से हमने जो सप्लाई चेन है हमारी। बढ़ते हैं आगे। एनएससी ने देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बेंगलुरु में आयोजित एक वर्कशॉप में निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया। इस इंडेक्स के जरिए देश की नगर निगमों की ओर से जारी म्युनिसिपल बॉन्ड्स के परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सकेगी। यह इंडेक्स कैसे काम करेगा और बॉन्ड मार्केट में इसकी कितनी जरूरत है, इन सब पहलुओं पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा एनएससी और उन्होंने जो है भारत का सबसे पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो बॉन्ड इंडेक्स होंगे ये म्युनिसिपल के जो कॉरपोरेशन है वो इशू करने वाले हैं ये बॉन्ड्स। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अलग अलग मैच्योरिटी के रहेंगे ये बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के रहने वाले हैं। लेकिन क्या है ये इंडेक्स, ये जानते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, 10 इशूअर्स हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं अलग अलग शहर के, उनको इशूअर्स कहते हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सबका जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA कैटेगरी में होने वाला है। ये तो बात हुई आपकी इंडेक्स की, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका ऑफकोर्स बेनिफिट है कि ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देखने मिलता है। और याद रखिए अर्बन इंफ्रा में जो है ये फाइनेंसिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जो डिपेंडेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट को लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट को लेके, तो वो अब कम हो जाती है। तो एक अच्छा फाइनेंसिंग प्रोसीडियर जो है दिखने मिल रहा है। लेकिन इसमें आप एज अ निवेशक उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स इन इश्यूज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लिस्ट भी हो रहे हैं तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं ये बॉन्ड्स। और ये एक लो डिफ़ॉल्ट रिस्क वाला जो है इन्वेस्टमेंट है। देखा गया एवरेज इनका जो एवरेज यील्ड होता है 7 से लेकर 9% तक होता है। और भी करंट सिचुएशन अगर इक्विटी मार्केट्स में देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत है, तो एक टाइप से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है और ये एनालिस्ट का मानना है। हाल ही में जो है इंदौर के ग्रीन बॉन्ड्स भी जो है लिस्टेड हुए थे और वहाँ पे एक अच्छी सब्सक्रिप्शन भी देखने मिली। और इधर एयर इंडिया ने अपने एक्सपेंशन प्लान को अमल में लाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। एयरलाइंस कंपनी इस साल 4,200 कैबिन क्रूज और 900 पायलट की भर्ती करेंगी। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। भारतीय एविएशन सेक्टर की ग्रोथ की तस्वीर इस वक्त काफी चमकदार नजर आ रही है और इसकी वजह है एयर इंडिया। एयर इंडिया जिसने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक ऑर्डर प्लेस किया एयरक्राफ्ट खरीदने का बोइंग और एयरबस का। और अब एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो साल 2023 में 4200 कैबिन क्रू को रिक्रूट करेगा। यही नहीं, 900 पायलट को भी वो अपने हवाई जहाज उड़ाने के लिए शामिल करेगा। ये भर्ती प्रक्रिया साल 2023 में होगी। आंकड़े ये बता रहे हैं एयर इंडिया के कि ये जो 4200 कैबिन क्रू या तकरीबन 1100 जो कैबिन क्रू है उनकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। पिछले 3 महीने में 500 कैबिन क्रू को एयरलाइन में उनकी सेवाएं देनी शुरू हो चुकी है, यानी कि वो फ्लाइंग उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ये ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो नई भर्तियां इस साल एयर इंडिया करेगा, ये तमाम कैबिन क्रूज 15 हफ्ते के विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम से होकर के गुजरेंगे ताकि वो जितने भी स्किल्स हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो उनमें विकसित हो पाए। साथ ही साथ जो टाटा हॉस्पिटैलिटी के जो बेंचमार्क है वो उन पर खरा उतर पाए। तो ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से। लेकिन ये भी दर्शाता है कि इंडियन एविएशन की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है, वो लगातार डबल डिजिट के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें एक बड़ी भूमिका एयर इंडिया यहाँ पे निभा रहा है। बढ़ते हैं आगे। एनसीएलटी से जी को अंतरिम राहत मिल गई है। इस पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह। मेनली जो हियरिंग हुई है आज, उस पर अंतरिम राहत दी गई है जी एंटरटेनमेंट को एनसीएलटी के द्वारा। एनसीएलटी ने 22 तारीख को उन्हें इंसॉल्वेंसी में भेज दिया था। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मतलब जाने के मतलब ये हो जाता
जाता है कि एआर से नियुक्त हो गई थी और वो कंपनी की कामकाज को देखती। तो जी के पुनीत गोयनका पर्सनल कैपेसिटी में आज कोर्ट गए थे एनसीएलटी में, और कोर्ट में उनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो केस है इसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भेजना चाहिए, ना कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि और दूसरा उनका ये आर्गुमेंट ये था कि ये सिटी नेटवर्क्स को लोन था, जी सिर्फ एक गारंटर था, तो गारंटर को इसके लिए लायबल हेल्ड नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा उनका ये कहना था कि ये अगर होती है तो उनका जो सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया चल रही है उसमें बाधा आएगी। इस पर जो इंडसइंड बैंक जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी इंसॉल्वेंसी में जाने के लिए, उनका ये कहना था कि एनसीएलटी में जी को 4-5 मौके दिए गए पर वो वहाँ नहीं आई कोर्ट में, और यह हियरिंग से बचती रही। फाइनली एनसीएलटी कोर्ट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने दोनों पार्टियों को 15 दिन का टाइम दिया है अपना रिप्लाई देने के लिए, और मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। तो जी इंटरटेनमेंट को एक अंतरिम राहत मिली है, लेकिन इस केस से फाइनली उन्हें अभी क्लीन चिट मिलेगा कि नहीं, ये आगे की सुनवाई पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन केस की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। तो युद्ध के 1 साल, कितने सुधरे हालात या हाल अभी भी बेहाल। नमस्कार, इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, बल्कि दोनों देश युद्ध को और आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिख रहा है। युद्ध से पैदा हुई महंगाई की मार दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रही है। खाने पीने के सामान की सप्लाई पर भी इसका खासा असर पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध का बाजार पर कितना असर पड़ा है, और अब यहां से बाजार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इकोनॉमी के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, हालात किस तरह से अब बदल गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बॉयंट कैपिटल के जिगर मिस्त्री। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे अपने सहयोगी शरद के पास और जानेंगे कि युद्ध के बाद बाजार का प्रदर्शन इन 1 साल में किस तरह का रहा है, सेक्टर्स का और इंडेक्स का। शरद बताइए पहले आप। जी बिल्कुल, ये जो 1 साल का पीरियड है, यहाँ पे देखें तो निफ्टी जो है पॉजिटिव में रहा है, लगभग 3% का ग्रोथ आया है। आपके मिड कैप इंडिसेस में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, लगभग आप कह सकते हैं 6% का ग्रोथ आया। लेकिन अगर स्मॉल कैप इंडिसेस के बारे में बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडिसेस में स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा मार खाया है, 7% का गिरावट देखने मिला है। ये तो हुई आपके ब्रॉडर इंडिसेस। लेकिन सेक्टरल गेंस के बारे में बात करते हैं तो पीएसयू का थीम और एफएमसीजी का थीम, इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं, इन दोनों में 25% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। और ऑटो में भी टुवर्ड्स द सेकंड हाफ जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, 14% ऊपर है। लूजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आईटी और रियल्टी पैक, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने मिला है, और यहाँ पे 10% से ज़्यादा जो है टूटे हैं आपके इंडेक्सेस। इसके अलावा आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो दिग्गज कंपनीज निफ्टी के क्या गेनर्स रहे हैं, और ऑफ कोर्स एफएमसीजी के जो मेजर प्लेयर है जो 400 रुपये के प्रति जा रहे हैं शेयर प्राइस का, वो है आईटीसी, 80% का जो है लगभग रिटर्न्स दिया है। उसके अलावा एमएनएम, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी 30 से लेकर 50% का इजाफा देखने मिला है। एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया में भी 26% का ग्रोथ आया। लूजर्स की बात करें तो फार्मा और आईटी स्टॉक्स और अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे दिविस लैब्स लगभग 31% का डिग्रोथ आया है। विप्रोटेक, महिंद्रा में भी लगभग 20% का गिरावट देखने मिला है। ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन मिड कैप में क्या हुआ ये जानते हैं। और ऑफ कोर्स वरुण बेवरेज एकमात्र स्टॉक है जहाँ पे स्टॉक डबल हो गई है, और इसके अलावा इंडियन बैंक, टीवीएस, मतलब ट्राइडेंट, और ये आप कह सकते हैं एमएनएम, कमिंस इंडिया, यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी बाइंग देखने मिली है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे ट्राइडेंट, लॉरस लैब्स और डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी जो है गिरावट देखने मिली है। 30 से लेकर 40% तक का जो है ओवरऑल गिरावट देखने मिला है। तो अभिषेक, हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है आपके ब्रॉडर इंडिसेस में जो है पेन ज़रूर दिखा है। ठीक है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में पेन ज़्यादा है। लार्ज कैप में हमने उथल पुथल ज़रूर देखी, लेकिन बाजार फिर संभलते हुए दिखाई दिए, और 2022 में हमने रिकॉर्ड हाइस के लेवल भी देखे। जिगर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास आएंगे,
हमने देखा कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बाजार पर हावी हुई, बाजार गिरा लेकिन संभलता हुआ दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर की स्थिति है, क्योंकि अभी भी जो ब्याज दरें बढ़ने की जो चिंता है बाजार को खाई जा रही है, डिमांड में कहीं ना कहीं सुस्ती की आशंका है और बहुत सारी एजेंसीज ऐसा बता चुकी हैं कि अब थोड़ी सी सुस्त ग्रोथ होगी और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है बल्कि ग्लोबली ऐसी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। आप इस एक साल के बाद अब यहां से बाजार के लिए किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो युद्ध की जो आशंकाएं थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और कहीं न कहीं यूक्रेन के बीच और रशिया के बीच युद्ध वो जारी भी रहेगा, ऐसा ऐलान भी किया गया है और अमेरिकी सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका और रूस के जो रिश्ते हैं कहीं न कहीं थोड़े से तल्ख होते हुए भी दिखे हैं। आपका असेसमेंट क्या कहता है कि यहां से अब आगे की राह कैसी होगी? नमस्कार अभिषेक, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम ये स्पेसिफिक इशू की बात करें तो आपके जितने भी आपने स्टॉक परफॉर्मेंसेस देखे और जितना ये वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट इंडिया, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं तो हम पाएंगे कि इंडिया को इसमें दो चीज से काफी नुकसान होता है। पहला है कि इसके चलते, अगर अनसर्टेनिटी के चलते क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, राइट। तो अगर आपके क्रूड की जो पीक में 2021 में हमारी एवरेज थी करीब $79 अ बैरल, और वहां से अगर आपकी कीमतें 40 से $50 प्रति बैरल बढ़ जाती हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया की कॉस्ट जो है इंपोर्ट की वो करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाती है, राइट। 6 लाख करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। इंडियन गवर्नमेंट का बजट ही करीब 44 लाख करोड़ का है, इंक्लूडिंग 17 लाख करोड़ की बोरोइंग। तो 6 लाख करोड़ अगर आपकी इकोनॉमी को बेयर करना पड़े, ओएमसी बेयर करे, पब्लिक बेयर करे या गवर्नमेंट बेयर करे, बट इवेंचुअली अगर इकोनॉमी को बेयर करना पड़ता है तो ये काफी बड़ी रकम होती है फॉर इंडिया टू पे। सेकेंडली, यूरिया की इंपोर्ट जो है वो रीजन से काफी ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि इस साल भी आपकी बजट में जो सब्सिडी अमाउंट है वो करीब 2 से 2.25 लाख करोड़ के आसपास हो गई, जो करीब 60 या 70 हजार करोड़ हुआ करती थी। तो आई थिंक ये दो बड़े पहलू हैं जहां से हमारी इम्पैक्ट होती है। तीसरा शायद थोड़ा कोल रिलेटेड भी इम्पैक्ट है, पर बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सेट्रा इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का। अगर दूसरी तरफ से ये देखें कि हम जितने भी आपके मार्केट रिलेटेड करेक्शन हुई है ग्लोबली, वो इतनी ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड नहीं है जितना यूएस और वहां पे जो इन्फ्लेशन के बढ़ते रेट कम करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके कारण जितने भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके कारण मुझे लग रहा है मार्केट्स में इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आपके सहयोगी ने बताया कि अभी इंडियन मार्केट्स तो 4% या 6% ऊपर हैं, बट काफी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स आर डाउन बिग टाइम। फॉर एग्जांपल S&P was down something like 15% last year, Nasdaq was down 30%। तो इंडिया तो काफी अच्छी मार्केट रही है कि वो 4 या 5% ऊपर रही है। तो हम सेक्टर की बात कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज माय ओपनिंग कमेंट टू योर क्वेश्चन कि भारत के बाजार का जो प्रदर्शन रहा है अब वो बेहतर रहा है, और अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स बास्केट की बात करें तो वहाँ पर भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन भी किया है। लेकिन युद्ध के समय, युद्ध के बाद हमने महंगाई को बहुत बढ़ते हुए देखा। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो कच्चे तेल की बात करें, अगर हम ग्रीन्स की बात करें तो दाम बढ़े, शॉर्टेज हुई और पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली आया, भारत भी उससे अछूता रहा नहीं। लेकिन अभी क्या स्थिति है एक साल के बाद? शरद, आप बताएंगे क्या स्थिति है अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो, और बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े होते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करते हैं तो हमारी डिस्कशन दो साइड से होगी। एक भारत का आंकड़ा और यूएस का आंकड़ा देखेंगे तो ऑफकोर्स सीपीआई की महंगाई की देखें तो 6.1% भारत का था, लेकिन अभी जो है वॉर के बाद एक साल बाद जो है आंकड़े में और भी बढ़ोतरी
देखने मिली है, लगभग 140 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है। रेपो रेट बोले ऑफकोर्स यहाँ पे हाइक्स देखने मिल रहे थे आरबीआई द्वारा, और अब 4% से बढ़ के 6.5% हो गया। ये एक साल का जो है हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। यूएस के फेड दर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.25% था लास्ट ईयर फरवरी के महीने में, अब वो बढ़ के 4.5% हो गया। ये बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट 7.9% यूएस की सीपीआई थी, महंगाई थी, अब जो है वो थोड़ी सी गिरी है, ऑलमोस्ट 6.4% हुई है। हालांकि अभी भी फेड की जो स्टांस है वो आगे जाते हुए जो है रेट हाइक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुए अभिषेक, लेकिन कमोडिटी है जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ऑफ कोर्स सॉफ्ट कमोडिटी ले लीजिए, ब्रेंट क्रूड ले लीजिए, दोनों पे जो है इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड और गैस प्राइसेस हालांकि कूल ऑफ हुए हैं, लगभग आप कह सकते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस तो 60% गिर गए हैं, लेकिन जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ होते हैं, वीट, पाम ऑयल, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं गिरावट जो है बड़ी हुई है। पाम ऑयल में ऑलमोस्ट 44% का गिरावट आया। वीट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स यूक्रेन है दुनिया का, वहाँ पे भी 20% का गिरावट आया है। तो आप कह सकते हैं कि एक समय महंगाई बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है ओवरऑल जो है थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली है इनपुट प्राइसेस को लेके। लेकिन अभी भी जो है मामला गर्म है, और आगे जाते हुए भी जो है बहुत हमको आगे देखना पड़ेगा कि कैसी डेवलपिंग स्टोरी होती है, स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस को लेके जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। और आपने सही कहा, यूरिया का इम्पैक्ट और जो फर्टिलाइजर्स पे रहता है उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखना होगा, कि अब याद रखिए अब सब्सिडीज़ कम होने वाले हैं आगे जाते हुए, तो फर्टिलाइजर कंपनीज पे भी जो है फोकस रहने वाला है। ठीक है। तो जिगर, जैसा कि शरद बता रहे हैं कि कमोडिटीज़ तो कूल ऑफ हो गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियल नंबर्स में महंगाई को कम होना चाहिए वो शायद होता हुआ हमने देखा नहीं है। अभी भी कंसर्न है। अगर हम पिछले साल से अब तक बात करें तो 7 बार यूएस फेड अपने रेट हाइक कर चुका है, 7 बार भारत में रेट हाइक हो चुके हैं। और इस रेट हाइक के होने का असर ये है कि जो भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम करेक्शन भी देख रहे हैं, और कहीं न कहीं डिमांड में स्लो डाउन की आशंका भी है, और ऐसी आशंका ग्लोबली जाहिर की जा रही है, और वो शायद अब विजिबल धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर पेन दिख सकता है आने वाले समय में? जी अभिषेक, तो मैं थोड़ा इसमें अंतर प्रदर्शित करना चाहूंगा कि जो फेड ने भी रेट इंक्रीज लिए हैं और इंडिया ने भी जो रेट इंक्रीज लिए हैं, इसका इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का उतना नहीं है जितना द पॉलिसीज आफ्टर कोविड जो है। तो अगर हम एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें और इसको एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि फेडरल रिजर्व ने अपनी जो बैलेंस शीट की साइज है वो करीब 24 साल से एक तरफ बढ़ती चली जा रही है। जो करीब $1 ट्रिलियन हुआ करती थी 1998 में, इफ आई रिमेम्बर राइट, वो 2021 में हो गई थी ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन। तो जो वन वे आपने फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट को बढ़ाया, विच मेंट कि आपका रेट्स वेर केप्ट लोअर फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, और इसके चलते जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, और हर बार जब इन्फ्लेशन यूएस में 5% के ऊपर जाती है तो वो ओवर 2 इयर्स नहीं कम होती, उसको करीब 3-3.5 साल लग जाते, क्योंकि यूएस ने वो इन्फ्लेशन की दरें देखी नहीं है। तो वंस द हाउसहोल्ड कीप एडजस्टिंग टू दिस, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इन्फ्लेशन की दर को नीचे लाना। तो उसके कारण जो फेडरल रिजर्व को हाइक लेना पड़ा, उसका रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट से इतना नहीं है जितना आपने खुद जो वन वे आपने बैलेंस शीट की रिजर्व्स बढ़ाए थे, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड जो काफी बढ़ा दिया था इन लोगों ने, वो उसके कारण आपकी मोर मनी वाज चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। तो एक अगर हम फर्क करके देखें तो आप पाएंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कल को खत्म भी हो जाती है तो आपकी जो प्राइस रेट इंक्रीज की जो दर है वो इतना जल्दी कम नहीं होंगी। अभी ब्लूमबर्ग के आप एस्टिमेट देखें तो आप पाएंगे कि 2 प्राइस इंक्रीज मोर और लेस फुल्ली फैक्टर्ड है, विच विल मीन कि आपकी यूएस फेड फंड टारगेट रेट विल रीच 525 to 550 का रेंज, राइट, 5% एंड 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5% 50 बेसिस पॉइंट्स। और इंडिया का हमेशा अभी नजदीकी प्रेजेंट में करीब 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंशियल है। तो इंडिया इज एट अराउंड 725-750। तो अगर इतनी हाई इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क फ्री रेट जिसको हम मानते हैं वो रहती है, तो उसका असर इकोनॉमी पे देर सवेर जरूर पड़ता है, राइट। अगर 2006 में जाके आप परफेक्ट, सॉरी या प्लीज गो अहेड।
जी जिगर, अब एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे बाजार के बारे में। देखिए, ईयर टू डेट अगर हम बात करें तो 4-5% हम डाउन हैं और कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ बजट में इतना बड़ा केपेक्स आया, आपको लगता है कि कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उलट, अमेरिकी इकोनॉमी के उलट जाकर भारतीय बाजार प्रदर्शन करेंगे और अभी हमें बुलिश रहना चाहिए? और इस साल के लिए अगर हम मार्केट की अगर बात करें तो आप किस तरह के टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? जी अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड अ पॉइंट ज्यादा बुलिश रहना चाहिए। करीब सितंबर 2021 से हमारे पोर्टफोलियो का स्टांस काफी डिफेंसिव हो गया था। हम लोग वी आर कंटिन्यूइंग टू रिमेन डिफेंसिव। इसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर और इस साल में इंडिया में थोड़ा फर्क है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो S&P 500 वाज डाउन 20% और हम ऊपर थे 4% के आसपास कैलेंडर ईयर 22 में। उसमें S&P और इंडिया के मार्केट में वेट्स का फर्क है। वहां पे जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं वो करीब 35% हैं और हमारे यहाँ 14% है। तो टेक इटसेल्फ वाज डाउन 35% और इंडिया में फाइनेंशियल्स आर एट 40%, वहां पे 9% है, विच वाज एट ऑल टाइम हाई। तो बिकॉज ऑफ दिस आपने देखा कि 10% आउट ऑफ द 24%, आप बोल सकते हैं कि बिकॉज सेक्टर्स अलग अलग हैं इस कारण इंडिया आउट परफॉर्म किया। बट बाकी 14% इसलिए भी आउट परफॉर्म किया क्योंकि फ्लोज बहुत स्ट्रांग थे। अगर हम इस साल की बात करें तो यूएस में जो फेडरल रिजर्व का लिक्विडिटी रिवर्स हुआ है उसके कारण मार्केट काफी खींच लिया गया है। इंडिया के फाइनेंशियल्स मोटा मोटी रीजनेबली प्राइस्ड हो गए हैं अभी, तो जो लास्ट ईयर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं होगी और फ्लोज भी काफी स्लो डाउन देखने मिल रहा है। एफआईज ऑब्वियसली आर सेलर्स, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन एसआईपी नॉन आईपी जो एनएफओ वाली फ्लोज है वो काफी स्लो हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। वो मल्टी बैगर हम तुरंत ढूंढने जाए, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। मुझे लग रहा है अभी कैपिटल प्रोटेक्शन जोन में रहना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट 3-4 महीने में स्टांस एग्रेसिव करना चाहिए। जिगर, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मान लीजिए जिसके पास धैर्य नहीं है और बाजार का वो खिलाड़ी है जिसको वाकई ये थोड़े सा ना रिस्क लेना भी अच्छा लगता है और बाजार की ये कहने की प्रकृति भी है कि रिस्क लोग लेते हैं। आप ये बताइए कि अगर हम दो खेमों में बाजार को अगर बांट दें, यहाँ से कौन से सेक्टर आपको लगते हैं कि नहीं अभी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अभी वहां पर ना देखें, इग्नोर करें तो अच्छा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस बाजार में भी, जहां पर कॉशियस अप्रोच लेके लोग चल रहे हैं, मौके बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कैपिटल गुड्स हो गए, इंफ्रा हो गए, सीमेंट, इस टाइप की कुछ कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करने का वक्त है ये? जी अभिषेक, एक बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन एक चीज जरूर बोलूंगा कि लास्ट 3-4 साल में शायद ये साल पहली बार है जब पेशेंस विल पे, राइट। पहले आप अगर 2 साल देखेंगे तो ऐसे गए हैं कि जितना जल्दी आप शेयर ले ले उतना ज्यादा पैसा बनता था। अभी पेशेंस विल पे। पर अगर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूं तो यहाँ से मुझे एक क्लियर कट विनर जो दिख रहा है वो क्लियरली फाइनेंशियल्स है। सी बढ़ती दर में वो बैंक्स और एनबीएफसीज और एमएफआईज की वैल्यूएशंस बढ़ती है और उस समय पे अगर आपको एक कुछ रीजनेबली अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ अगर कुछ करना है तो बैंक निफ्टी भी काफी गिर गया है। आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक्स अदर देन एचडीएफसी कुछ 12-13% नीचे हैं, पीएसयू करीब 20% प्लस नीचे है फ्रॉम इट्स पीक। तो धीरे धीरे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें या कुछ अच्छे एनबीएफसीज, अभी लास्ट 3-4 साल से एनबीएफसी ने कुछ नहीं किया, मुझे लग रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। और माइक्रो फाइनेंस की जो इंडिया की डोमेस्टिक साइकिल है वो मुझे लग रहा है रीजनेबली अच्छी है। कैपिटल गुड्स, आपने बात सही बताई कि टॉप लाइन बेसिस पे काफी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, पर ये काफी सारे शेयर्स आर प्राइसिंग इन अ लॉट, राइट। 2008 में जब ये इंडेक्स पीक किया था फिर 11 साल लगे थे फॉर द इंडेक्स टू कम बैक टू द सेम लेवल, और यहाँ से भी जो रिकवरी आई है वो इतना, इट डजंट लीव अ लॉट ऑन द टेबल। तो मुझे लग रहा है थोड़ा धीरे वहां पे करना चाहिए। सीमेंट में भी इंटरेस्टिंग है, अगर कोयले का प्राइसेस बढ़ जाता है तो उसमें ज्यादा आपत्ति होती है। सीमेंट कंपनीज अगर एक्सपेंशन अनाउंस करती रहती है उसमें आपत्ति होती है। पर अगर मैं एक आउट एंड आउट सेक्टर्स बोलूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स रीजनेबली अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। हम देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी भी अनलॉक हो रही है,
काफ़ी सारे वहाँ प्रोटेस्ट हुए लॉकडाउन को लेकर, अंततः इकोनॉमी को खोलना पड़ा। और आपको क्या लग रहा है कि मेटल सेक्टर भी नज़र में कहीं रखना चाहिए? और एक और सवाल, फार्मा हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से डाउन टर्न में है, क्या उसको डिफेंसिव कहना अब हम छोड़ दें क्या? जी जी, वेरी इंटरेस्टिंग अभिषेक जी। तो ये आपका सी चाइना एक जमाना होता था प्रायर टू 2008, जब चाइना का हायर डिमांड वाज नॉट मेट बाय हायर सप्लाईज। आज के टाइम पे चाइना वो मार्केट नहीं रही जहां पे उसके ओपनिंग अप से खाली डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमी शटडाउन जोन में है तो सप्लाई भी नहीं हो रही है। तो चाइना करीब करीब सारे मटेरियल्स में अभी नेट एक्सपोर्टर है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि कमोडिटीज में इतना इंटरेस्टिंग पीरियड है, अनलेस सम अदर बिग इकोनॉमी कम्स अप नाउ। जो इंडिया अभी इतना साइज नहीं है, उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ सबसे ज्यादा है बट इतना साइज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कमोडिटी अनलेस आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बेट बन जाएगी। फार्मा आपकी बात सही है कि बहुत साल हो गए आपके जेनेरिक प्राइसेस करेक्शन जोन में ही है। जितनी फास्ट गिर रही थी प्राइसेस उतने फास्ट गिर नहीं रहे हैं, पर बढ़ भी नहीं रहे हैं, पर उसमें कुछ कुछ बिजनेसेस काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। तो फुल डिस्क्लोजर के साथ मैं कहता हूं कि हमारे फंड एक जो कंपनी में इन्वेस्टेड है वो है डीवीज लैब। मुझे लग रहा है कि 3 सक्सेसिव क्वार्टरली डिसअपॉइंटमेंट के बाद, 3 लगातार अपने क्वार्टर्स में डिसअपॉइंट करने के बाद अब वैल्यूएशन उस जोन में आ गई है जहां पे हम मान सकते हैं कि रीजनेबली डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। तो फार्मा में जेनेरिक्स प्लेस में थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए, बट डीवीज इज वन कंपनी विच वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, फार्मा में डिवीज लैब, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए जिगर, इस शुक्रिया को, इस चर्चा को यहीं पर अब रोकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही।